एक छोटी सी बस्ती थी। नाम था कालीगंज, जो पहाड़ों के बीच बिछी हुई थी। वहां के लोग सदियों से एक पुराने खंडहर के बारे में बातें करते आए थे। यह खंडहर गांव से थोड़ी दूर एक घने जंगल के बीच बना था। इसके बारे में कहा जाता था कि यह किसी जमाने में एक राजवंश की हवेली थी, जहां एक रानी अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। किसी ने कहा कि वहां जादू टोना होता था, किसी ने कहा कि रानी ने अपने ही हाथों से अपने परिवार को खत्म कर दिया, और किसी ने कहा कि एक रूह वहां अब भी भटकती है, अपने खून का बदला लेने के लिए। गांव वालों ने उस जगह को छोड़ दिया था। खंडहर के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, और लोगों का कहना था कि अगर कोई वहां जाता है तो वह वापस नहीं आता। लेकिन कालीगंज का नौजवान करण को यह सब अफवाहें लगती थीं। वह एक पढ़ा लिखा लड़का था, जो शहर से अपने गांव छुट्टियों में आया था। उसने अपने दोस्तों समीर, प्रिया और रोहित के साथ एक योजना बनाई कि वे खंडहर के अंदर जाएंगे और सबको सबूत देंगे कि वहां कुछ भी नहीं है। चारों दोस्त एक शाम को टॉर्च, कैमरा और थोड़ी सी खाने की चीजें लेकर खंडहर की तरफ निकले। जंगल में चलते हुए उन्हें बार बार ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे है। प्रिया ने एक बार मुड़कर देखा और बोली, मुझे लगा कोई छाया सी दिखाई दी। समीर ने हंसकर कहा, तुम डरपोक हो प्रिया, ये जंगल है, हवा से पत्ते हिलते हैं। करण ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन रोहित चुप था, उसने भी कुछ अजीब सा महसूस किया था। खंडहर के सामने पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका लगा। दरवाजा पुराना था, लकड़ी के पत्तों पर कोई बड़ा सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर बनाया हो। करण ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर का मंजर देखा। पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जमीन पर बिखरा हुआ मिट्टी और पत्थर। हवा में एक सर्र की आवाज थी, जैसे कोई धीरे से कुछ गुनगुना रहा हो। उन्होंने अपना कैमरा चालू किया और अंदर घूमना शुरू किया। पहले कमरे में एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, जो अब टूट चुका था। दूसरे कमरे में एक पुराना आईना पड़ा था, जिसका शीशा धुंधला सा हो चुका था। प्रिया ने आईने के पास जाते हुए कहा, ये तो कितना पुराना है, शायद रानी का होगा। करण ने मजाक में बोला, हाँ, अभी रानी आएगी और तुझसे पूछेगी कि कौन है सबसे सुंदर। सब हंस पड़े, लेकिन रोहित ने आईने में कुछ देखा। एक पल के लिए उसने अपने पीछे एक छाया देखी, पर जब वह पलटा तो वहां कुछ नहीं था। रात के 11 बज चुके थे और चारों ने खंडहर के बीच वाले हॉल में बैठकर खाना खाने का फैसला किया। समीर ने अपनी टॉर्च एक तरफ रखी और प्रिया ने कैमरे से वीडियो बनाई। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। समीर ने उठकर देखा तो बैटरी पूरी थी, पर फिर भी वह चल नहीं रही थी। ये क्या मजाक है, उसने कहा, और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। करण ने कहा, शायद हवा है, चलो आगे देखते हैं। वे लोग एक लंबी सी सीढ़ी के पास पहुंचे, जो खंडहर के बेसमेंट की तरफ जाती थी। सीढ़ी के नीचे एक अंधेरा सा छाया हुआ था, और वहां से एक बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। प्रिया ने कहा, मुझे नहीं जाना नीचे, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, हम सब साथ हैं। बेसमेंट में उतरते ही उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला, जहां दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए दिखे। समीर ने कहा, ये तो पेंट होगा, लेकिन जब उसने उंगली लगाई तो वह गीला था, जैसे अभी ताजा हो। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ी के ऊपर एक छाया खड़ा था, एक औरत का, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें सफेद थीं, जैसे उनमें रोशनी ही न हो। प्रिया चिल्लाई और सब वापस सीढ़ी की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। करण ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं रहा था। रोहित ने अपनी टॉर्च जलाई
और उसकी रोशनी में उन्हें वह छाया दिखा। अब वह उनके पास आ रहा था, धीरे धीरे, बिना आवाज के। उसके हाथों में कुछ था, जैसे पुराने जंग लगे हुए छुरे। समीर ने अपना फोन निकाला, पर सिग्नल नहीं था। प्रिया रोने लगी और करण ने एक पत्थर उठाकर छाये की तरफ फेंका। पत्थर उसके आर पार चला गया, जैसे वह वहां था ही नहीं। तभी छाये ने अपना मुंह खोला। उसके दांत लंबे और तेज थे, और उसकी आवाज एक चीख में बदल गई। यह चीख इतनी तेज थी कि सबके कान बंद हो गए। रोहित ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। वे लोग बेसमेंट के एक कोने में भागे, जहां एक छोटी सी खिड़की दिखी। करण ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर वह नहीं टूटी। तभी प्रिया ने पीछे देखा। छाया अब उनके बिल्कुल पास था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा, और एक पल में प्रिया गायब हो गई, जैसे उसका वजूद ही मिटा दिया गया हो। समीर, करण और रोहित अब 3 रह गए थे। उन्होंने बेसमेंट में एक पुराना दरवाजा देखा, जो शायद बाहर जाता हो। वे तीनों उसकी तरफ भागे, और जैसे ही करण ने दरवाजा खोला, उन्हें एक लंबा सा सुरंग दिखा। सुरंग के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, और वहां से वही रोती हुई आवाज आ रही थी। सुरंग में चलते हुए उन्हें लगा कि वे खंडहर से निकल जाएंगे, लेकिन हर कदम के साथ सुरंग लंबी होती जा रही थी। रोहित ने पीछे देखा, तो छाया उनका पीछा कर रहा था। अब उसके हाथों में प्रिया का एक फटा हुआ दुपट्टा था। समीर ने कहा, ये हमें छोड़ने वाली नहीं है। अचानक सुरंग के आखिर में एक दरवाजा दिखा। करण ने उसे खोला, और वे तीनों एक बार फिर खंडहर के उसी हॉल में पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यह एक चक्रव्यूह था। खंडहर उन्हें वापस नहीं जाने दे रहा था। रात के 3 बज चुके थे। समीर ने आईने के पास जाकर कहा, अगर ये रानी है तो इसे रोकना होगा। उसने आईना उठाया और जमीन पर पटक दिया। शीशा टूट गया, और उसमें से एक तेज चीख निकली। छाया एक पल के लिए गायब हो गया, लेकिन फिर वापस आया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। यह एक औरत थी, जिसका चेहरा जला हुआ था, और आंखें खून से लाल थीं। करण ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और छाये पर छिड़क दिया। वह पानी उसके बाबा ने मंदिर से लाया था। छाये ने चीख मारी और पीछे हटी, लेकिन वह अभी भी वहां थी। रोहित ने कहा, हमें सुबह तक रुकना होगा। शायद सूरज की रोशनी इसे रोक दे। सुबह के 5 बजे तक तीनों एक कोने में बैठकर छाये से बचते रहे। हर बार जब वह पास आता, करण पानी छिड़कता, और वह पीछे हट जाता। जब सूरज की पहली किरण खंडहर में आई, छाया एक तेज चीख के साथ गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया, और तीनों बाहर भागे। गांव वापस पहुंचते ही उन्होंने देखा कि प्रिया वहां नहीं थी। रोहित के बाल सफेद हो चुके थे, समीर बोल नहीं पा रहा था, और करण के हाथों पर अजीब से निशान बन गए थे। गांव वालों ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। लोग कहते हैं कि प्रिया अब उस छाये का हिस्सा बन चुकी है, और खंडहर में हर नए आने वाले के लिए वह साथ में दिखती है। करण, समीर और रोहित ने फिर कभी उस खंडहर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन रात के अंधेरे में जब वे सोते हैं, उन्हें वही चीख सुनाई देती है, और उनके सपनों में प्रिया का चेहरा अब छाये के रूप में उन्हें घूरता है। करण, समीर और रोहित के खंडहर से वापस आने के बाद कालीगंज में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया के गायब होने की खबर गांव में फैली, लेकिन कोई उसकी तलाश में वापस खंडहर जाने को तैयार नहीं था। तीनों दोस्त अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। रोहित के सफेद बाल, समीर की खामोशी और करण के हाथों पर बने निशान, ये सब उस रात की याद दिलाते थे। गांव वालों ने तीनों को अफवाहों का हिस्सा बना दिया, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक हफ्ते बाद करण के शहर वाले घर में एक अजीब घटना हुई।
रात के 2 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और उसमें एक सिसकी सी आवाज थी, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। करण ने उठकर खिड़की बंद की, लेकिन जब वह पलटा तो उसके बिस्तर पर एक फटा हुआ दुपट्टा पड़ा था। प्रिया का वही दुपट्टा जो खंडहर में छाये के हाथों में दिखा था। उसके हाथ कांपने लगे और उसने फोन उठाकर समीर को कॉल किया। समीर ने भी कुछ अजीब बताया। उसके घर के दरवाजे पर किसी ने नाखूनों से "वापस आओ" खरोंच दिया था। रोहित, जो मंदिर के पास एक छोटे से कमरे में रहता था, उसने पंडित को बताया कि हर रात उसके कमरे के बाहर एक छाया दिखती है। वह छाया दरवाजे तक आती, कुछ देर खड़ी रहती और फिर गायब हो जाती। पंडित ने कहा, ये रूह तुम तीनों को छोड़ने वाली नहीं। तुमने उसकी नींद तोड़ी है और अब वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। तीनों दोस्त अपने डर के बावजूद एक बार फिर मिलने का फैसला करते हैं। रोहित के कहने पर वे पंडित रामदेव को साथ लेते हैं, जो गांव का सबसे पुराना तांत्रिक था। पंडित के पास एक पुरानी किताब थी जिसमें खंडहर के राज लिखे हुए थे। उसने कहा, ये रानी नहीं बल्कि एक शक्ति है जो सदियों से वहां बंधी हुई है। उसका नाम कालिया है, एक रूह जो अपने परिवार के खून का बदला चाहती है। प्रिया अब उसकी सेविका बन चुकी है। चारों कालीगंज के जंगल में वापस जाते हैं। इस बार जंगल में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ता हुआ खून और मिट्टी का मिलाजुला सा गंध। खंडहर के दरवाजे पर पहुंचते ही पंडित ने किताब खोली और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने कालिया नाम लिया, दरवाजा अपने आप खुल गया और एक तेज हवा ने उन्हें अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हो गया और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। खंडहर के अंदर का मंजर पहले से भी डरावना था। दीवारों पर अब खून के साथ साथ कुछ अजीब से छोटे हाथ के निशान थे, जैसे बच्चों ने बनाए हों। झूमर अब जमीन पर पड़ा था और उसके शीशे के टुकड़े हर तरफ बिखरे हुए थे। प्रिया का कैमरा, जो पहली बार वहां छोड़ा गया था, अब भी वहां पड़ा था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में प्रिया थी, अपने हाथों से अपना चेहरा नोचती हुई, और उसके पीछे वह छाया कालिया हंस रहा था। पंडित ने कहा, ये हमें दिखाना चाहती है कि प्रिया अब उसकी है। समीर ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन को छुआ, उसके हाथ में एक तेज जलन हुई और उसकी उंगलियों पर छोटे से निशान बन गए। रोहित ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में उन्हें एक नया कमरा दिखा जहां पहले कुछ नहीं था। कमरे के बीच एक पुराना कुंड था, जिसमें से एक लाल रंग का धुआं निकल रहा था। पंडित ने कुंड के पास जाते हुए कहा, ये वही जगह है जहां कालिया का जन्म हुआ था। उसने किताब में पढ़ा कि सदियों पहले रानी ने अपने परिवार को इस कुंड में बलि दी थी ताकि वह अमर हो सके। लेकिन जादू टोना गलत हो गया और वह एक रूह बन गई जो खंडहर के साथ बंध गई। हर नए आने वाले को वह अपना शिकार बनाती थी और प्रिया उसका नया रूप थी। अचानक कुंड से एक आवाज आई, जैसे कोई जमीन के अंदर से चीख रहा हो। धुआं गाढ़ा हुआ और उसमें से प्रिया का चेहरा उभरा, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे छोड़ा नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके साथ कालिया का छाया भी दिखाई दिया, एक लंबी दुबली सी औरत जिसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उंगलियों में नाखून नहीं बल्कि छुरे जैसी हड्डियां थीं। करण ने पंडित से कहा, इसे रोकने का कोई उपाय। पंडित ने विभूति निकाली और कुंड पर छिड़क दी, लेकिन धुआं और तेज हो गया। प्रिया ने एक चीख मारी और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। जमीन पर एक बड़ा सा गोला बना और उसमें से छोटे छोटे छाए निकले, बच्चों के रूप में, जिनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ आंखें थीं जो लाल रोशनी से चमक रही थीं। ये वे बच्चे थे जो रानी ने बलि दिए थे।
समीर ने एक बच्चे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार चला गया और उसके दिल में एक तेज दर्द हुआ। रोहित ने चिल्लाया, ये हमें मार देंगे। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ कुंड से और छाए निकलने लगे। कालिया ने अपने हाथों से जमीन पर एक निशान बनाया और एक पल में वे लोग एक नए कमरे में पहुंच गए। एक पुराना दरबार जहां सिंहासन पर कालिया बैठी थी और उसके पास प्रिया जंजीरों में बंधी हुई थी। कालिया ने कहा, तुम मेरी नींद के लिए आए थे, अब तुम मेरी सेवा के लिए रहोगे। उसने अपने हाथों से एक इशारा किया और दरबार के दरवाजे बंद हो गए। प्रिया ने धीरे से कहा, भागो, लेकिन उसकी आवाज एक चीख में बदल गई। करण ने देखा कि प्रिया के हाथों पर वही निशान थे जो उसके हाथों पर बने थे, जैसे वह भी अब उस शक्ति का हिस्सा बन रहा हो। पंडित ने अपनी किताब से एक आखिरी मंत्र पढ़ा, कालिया तुझे शांति मिले। लेकिन कालिया ने हंसकर कहा, शांति मेरी मौत है और मैं मरूंगी नहीं। उसने सिंहासन के पास एक आईना दिखाया जिसमें करण, समीर और रोहित के चेहरे दिखे, लेकिन अब वे तीनों पुराने कपड़ों में थे, जैसे सदियों पहले के लोग। समीर ने आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अपने आप रुक गया और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। पंडित ने अपनी विभूति से एक छोटा सा गोला बनाया और तीनों को अंदर बिठा दिया। इसके अंदर रहो, उसने कहा। कालिया ने अपने छुरे जैसे नाखूनों से गोला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन विभूति ने उसे थोड़ी देर रोका। पंडित ने कहा, इसे खत्म करने के लिए हमें कुंड को बंद करना होगा। करण ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कुंड पर फेंका, लेकिन पत्थर धुएं में गायब हो गया। तभी प्रिया ने अपनी जंजीरों को तोड़ा और कालिया की तरफ भागी। तुमने मुझे लिया, इन्हें छोड़ दो, उसने चिल्लाया और कुंड में कूद गई। एक तेज रोशनी हुई और धुआं गायब हो गया। कालिया चीखने लगी और उसका रूप बदलने लगा, एक सुंदर रानी से एक भयानक रूह तक। प्रिया का एक आखिरी शब्द सुनाई दिया, भागो, और फिर वह रोशनी के साथ गायब हो गई। कालिया एक पल के लिए कमजोर हुई और पंडित ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा। खंडहर की दीवारें टूटने लगीं और दरवाजा खुल गया। करण, समीर और रोहित बाहर भागे, लेकिन पंडित वहां रुक गया। मुझे इसे रोकना होगा, उसने कहा और रोशनी के साथ गायब हो गया। खंडहर एक तेज धमाके के साथ जमीन में धंस गया और जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तीनों गांव पहुंचे, लेकिन उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रही। रोहित के बाल सफेद, समीर की आवाज गायब और करण के हाथों पर निशान, ये सब उस रात की निशानी थे। गांव वालों ने कहा कि खंडहर खत्म हो गया, लेकिन हर रात जब वे सोते हैं, उन्हें प्रिया की आवाज सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगी, और फिर एक चीख जो कभी खत्म नहीं होती। खंडहर के धंसने के बाद कालीगंज में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन जल्द ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के वक्त घरों की खिड़कियों पर खरोंचने की आवाजें सुनाई देने लगीं। बच्चों ने कहा कि उन्हें सपनों में एक औरत दिखती है जिसके हाथ लंबे हैं और आंखें खून से लाल। गांव के बुजुर्गों ने कहा, खंडहर खत्म नहीं हुआ, वह अब हमारे बीच है। करण, समीर और रोहित को भी चैन नहीं मिला। करण के घर में हर रात उसका बिस्तर अपने आप हिलता था और सुबह उसे अपने तकिए पर खून के धब्बे मिलते थे। समीर, जो अब बोल नहीं पाता था, अपने कमरे की दीवारों पर अजीब से निशान देखने लगा, जैसे कोई उंगलियों से लिख रहा हो। रोहित ने मंदिर में रहना छोड़ दिया, क्योंकि उसे हर रात अपने कमरे के बाहर बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, लेकिन जब वह बाहर देखता तो कोई नहीं होता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जो खुद को पंडित रामदेव का शिष्य बताता था। उसका नाम था हरिया। उसने कहा, मेरा गुरु खंडहर में गायब नहीं हुआ। उसने कालिया को रोकने के लिए अपनी आत्मा को कुंड में बंद कर दिया, लेकिन वह शक्ति अभी भी जिंदा है।
तुम तीनों ने जो शुरू किया उसे खत्म करना होगा। हरिया के पास एक पुरानी ताबीज थी जो पंडित ने उसे दी थी। उसने कहा, ये तुम्हें खंडहर के अंदर ले जाएगी जहां कालिया का असली रूप छिपा है। करण, समीर और रोहित हरिया के साथ एक बार फिर खंडहर की तरफ गए। जहां खंडहर धंस गया था वहां अब एक गहरा गड्ढा था जिसके अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी। हरिया ने ताबीज को गड्ढे में डाला और एक तेज रोशनी के साथ वे चारों अंदर खींच लिए गए। वे एक अनंत अंधेरे में पहुंचे, एक जगह जो खंडहर से भी पुरानी थी। यहाँ की दीवारें काली पत्थरों से बनी थीं और हवा में एक सड़ांध थी जो गले तक पहुंचती थी। उनके सामने एक विशाल कुंड था जिसके अंदर लाल धुआं उबल रहा था। कुंड के ऊपर पंडित रामदेव की आत्मा तैर रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब आधा रूह जैसा हो गया था। उसने कहा, मैंने कालिया को रोका लेकिन वह मेरे अंदर समा गई। अब तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। अचानक कुंड से कालिया निकली। अब उसका रूप और भी भयानक था। उसका शरीर आधा औरत का आधा सांप का था और उसकी आंखें जल रही थीं। उसके साथ प्रिया भी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी और हाथों में जंजीरों की जगह नाखून जैसे हथियार थे। कालिया ने कहा, तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। हरिया ने ताबीज उठाई और एक मंत्र पढ़ा। कुंड से रोशनी निकली और पंडित की आत्मा कालिया की तरफ बढ़ी। लेकिन कालिया ने हंसते हुए कहा, कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। ये खंडहर मेरा है और अब ये गांव भी मेरा होगा। उसने अपने हाथों से जमीन पर एक चिन्ह बनाया और चारों के चारों एक बार फिर दरबार में पहुंच गए। इस बार दरबार में सिर्फ कालिया और प्रिया नहीं थीं। वहां सैकड़ों छाए थे, वे लोग जो खंडहर में कभी गए थे और लौटे नहीं। उनकी आंखें खाली थीं और वे धीरे धीरे करण और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ रहे थे। हरिया ने कहा, हमें कुंड को नष्ट करना होगा वरना ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। करण ने एक बड़ा पत्थर उठाया और कुंड में फेंका, लेकिन कालिया ने उसे हवा में रोक दिया। समीर, जो बोल नहीं सकता था, अपने हाथों से कुंड की तरफ इशारा किया और रोहित ने अपनी सारी ताकत से कुंड पर वार किया। हरिया ने ताबीज को कुंड में डाल दिया और एक तेज धमाका हुआ। कालिया चीखी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। प्रिया ने एक आखिरी बार कहा, मुझे माफ कर दो, और वह भी गायब हो गई। धमाके के बाद चारों बाहर निकले। गड्ढा अब बंद हो चुका था और जंगल में सन्नाटा था। हरिया ने कहा, कालिया खत्म हो गई, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी कहीं छिपी है। करण, समीर और रोहित गांव लौटे, लेकिन उनकी जिंदगी में अब भी डर बाकी था। हर रात उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी, मैं अभी भी हूँ, और उनके सपनों में कालिया का चेहरा उन्हें घूरता था। गांव वाले कहते हैं कि खंडहर अब नहीं है, लेकिन जंगल में कभी कभी एक लाल धुआं दिखता है और रात के सन्नाटे में बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। क्या कालिया सचमुच खत्म हुई या वह बस इंतजार कर रही है? इसका जवाब किसी के पास नहीं।